हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स पे डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें हमने आई गेस 2 to 3 सीरीज़ अपलोड भी की है। एंड आज हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है जिसमें अगेन हम 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, बट ये एमसीक्यूज़ ना मिक्स्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जितने भी हमने कॉमर्स में सब्जेक्ट्स देखे, आइदर कॉस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट से मिक्स करके ये 100 एमसीक्यूज़ हैं और हर एक क्वेश्चन हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर से कर लेना। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डोमिनेंट अंडरटेकिंग इज वन दैट कंट्रोल्स नॉट लेस देन डैश शेयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी अंडरटेकिंग जिनकी डोमिनेंट पोजीशन है, मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर सके, ठीक है, बिना ना उनको ना तो कोई सब्सटैंशियल एक्सटेंट लेना पड़े अपने कॉम्पिटिटर से, परचेजर से, सप्लायर से, वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी पे डिपेंड किए बहुत ही ईजिली बिहेव और परफॉर्म कर सकें। इसके लिए एटलीस्ट उनके पास 1/3 शेयरिंग होनी चाहिए, दैट इज़ 33.33%, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट है, सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट इंजॉइंस एवरी कंपनी टू कीप इट्स अकाउंट्स इन सच अ मैनर दैट दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनीज अफेयर्स। हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप देखोगे ना, आज की डेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंपनीज एक्ट 2013 की जगह कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड आता है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो सेक्शन था वो था 209 सबसेक्शन 3। उसमें ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि हर एक कंपनी को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है और इस तरीके से मेंटेन करना है कि वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे। बट आज हम किसकी बात करेंगे बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 की। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन है 129 सबसेक्शन 1। तो तुम लोग को बेसिकली सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 लर्न रखना है। नेक्स्ट है, बिजनेस हैज एक्सेप्टेड इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ अ सी चेंज इन हार्ट, इट मेक्स फॉर मोर गुडविल, देयर इज मोर मनी इन इट, लॉ कंपल्स इट टू डू सो। येस, अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक CSR में कंट्रीब्यूट करना एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, सोसाइटी को सर्व करना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लॉ ने कंपेल किया हुआ है, कंपल्सरी किया हुआ है कि आपको ये करना ही करना है। नेक्स्ट, ₹5,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी, परचेज इज ट्रांसफर टू रिपेयर्स अकाउंट। आप खुद सोचो कि आपने रिपेयर कराया सेकेंड हैंड मशीनरी को, तो इसको तो कैपिटलाइज करना था, ठीक, बट आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, आपने उसको मशीन में न डाल करके सीधे सीधे रिपेयर दिखा दिया, मतलब अपना खर्चा दिखा दिया ना। तो जो आपको कैपिटल की तरह ट्रीट करना था वो आपने रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया। तो ये किस तरह का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड जितने भी एरर्स हैं ना, सब पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी अपने चैनल पे किया हुआ है। टाइप्स ऑफ एरर्स के नाम से एक क्लास भी अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो आज की डेट पे आप करते हो, पर इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलता है, जैसे असेट्स खरीदना। तो अगर हम मशीनरी खरीद रहे तो नो डाउट आज मेरा पैसा लगा, पर उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी टू मेक इट यूजेबल, येस, अगर आप पुरानी मशीन को रिपेयर करा रहे हो और इस तरीके से रिपेयर करा रहे हो कि आप उसको दोबारा से यूज़ कर सको, तो ये भी कैपिटलाइज ही होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, इसको हम क्या करेंगे? बिल्डिंग के कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों ही क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेक्शन 217 ऑफ द कंपनीज एक्ट कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर्स टू रिपोर्ट ऑन। ये जो सेक्शन 217 है ये एज पर 1956 है, बट हम किसकी बात करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 की, और उसमें सेक्शन को रिप्लेस किया गया है बाय सेक्शन 143। सेक्शन 143 में ये बताया गया है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेटेड है किन पे? पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स पे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे, ये सारे पॉइंट्स को वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट वेरी रेलिवेंट इन ascertaining द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? ऑब्सोलेंस, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस, लाइफ ऑफ असेट। नो डाउट अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें तो ये तीनों पॉइंट तो रेलिवेंट है, बट ऑब्सोलेंस रेलिवेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट, कंज्यूमरिज्म डिनोट्स अ मूवमेंट दैट इज डैश इन नेचर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये तीनों चीज़ें, उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में भी देखते हैं, पॉलिटिकल टर्म्स में भी देखते हैं, एज वेल एज सोसाइटी के टर्म्स में भी देखते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन डज द असेट अपीयर एट ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ? मशीन आवर रेट, एन्युइटी, डेप्रिसिएशन फंड, स्ट्रेट लाइन। बट ऑफ इस डेप्रिसिएशन फंड, क्योंकि जब आपने डेप्रिसिएशन फंड बनाया है तो आपने अपने असेट को एट कॉस्ट दिखाया होगा, तो आपका असेट किस पे दिख रहा होगा? ओरिजिनल वैल्यू पे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एप्लीकेबल टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव कंपनीज, सोसाइटीज। इन तीनों पे ही स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स विल बी WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात करें तो जनरली हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स बिजनेस टुडे इज टॉलरेंट, सस्पिशियस, रेवरेंट और इंडिफरेंट। सबका अलग अलग तरीका होता है ना अपने बिजनेस को डील करने का, तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंडिफरेंट। मैनेजर्स मस्ट प्रूव देमसेल्व्स इन देयर एबिलिटी to make decisions, supervise employees, evaluate achievement of set objectives, all of the above। देखो कह रहा है कि मैनेजर को खुद को प्रूव करना होता है अपनी एबिलिटी कि वो डिसीजन ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन द सिंगल एंट्री सिस्टम only one book is maintained, only one account is maintained, only part of the transaction is recorded। yes, क्योंकि सिंगल एंट्री है ना, तो किसी को डेबिट दिया गया होगा, किसी को क्रेडिट, तो कुछ कुछ पार्ट जो है ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम पूरी बुक्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट डिटेल्ड ऑडिट अमंग द फॉलोइंग वुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, जो सबसे डिटेल्ड ऑडिट होती है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे होती है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एन असेट, नो। वैल्यूएशन ऑफ असेट, नो। अलोकेशन ऑफ असेट्स कॉस्ट टू द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। यस, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो उसकी कॉस्ट है उसको हम अलोकेट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मिनिमल, एग्जैक्टिंग, एग्जैगरेटेड, क्रिटिकल। बहुत क्रिटिकल है क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको कंसिडर करके चलना पड़ता है अगर वो चाहें कि उनका बिजनेस मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाए, प्रॉपरली लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, तो उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग आर एसेंशियली फंक्शंस ऑफ, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? बट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट को वो बताते हैं बेसिकली कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, अगर हम पे आउट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? DPS डिवाइडेड बाय EPS, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। इन द बैलेंस शीट ऑडिट, ऑडिटिंग कोइंसाइड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज डन, बैलेंस शीट इज ऑडिटेड इन डेप्थ, बैलेंस शीट ऑफ सेवरल ईयर्स आर ऑडिटेड। यस, अगर बैलेंस शीट ऑडिट की बात करें तो कई साल की जो हमारी बनी हुई बैलेंस शीट है हम उसको ऑडिट करने की बात करते हैं। Next is revaluation may be deemed the most reliable method of providing depreciation in case of revaluation की बात कर रहा है व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर, पेटेंट। ये तीन तो नहीं है क्योंकि इस पे तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल मेथड ही अप्लाई करते हैं, लूज टूल पे रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करते हैं। वर्क डन बाय इनएफिशिएंट मैकेनिज्म्स इलस्ट्रेट कंज्यूमरिज्म, फॉल्टी प्रमोशन, इनएडुकेट कस्टमर सर्विसेज, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट मेंटेनेंस। यस, अगर आपने प्रॉपरली काम नहीं किया है, इनएफिशिएंटली काम किया है, अपना 100% सर्व नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे, जो आप मेंटेन कर भी रहे हो उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इफेक्टिव मैनेजरियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन ऑल बट द मैनेजर्स डिग्री ऑफ मोटिवेशन, वर्क एनवायरनमेंट, साइज ऑफ स्टाफ, कॉम्पिटेंस। आप मैनेजरियली आप कितना अच्छा परफॉर्म करो, कितना इफेक्टिव परफॉर्म कर रहे हो, नो डाउट ये सब पे डिपेंड करता है, पर कहीं ना कहीं स्टाफ की साइज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज O&M इन्वॉल्व्स, O&M मतलब ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जो डे टू डे परफॉर्मेंस होता है ना, कि अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ है लाइक बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सबको मेंटेन करने के लिए, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की यहाँ बात कर रहे हैं।
लिखा है कि एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी ऑपरेशन, डिफाइनिंग द वर्क ऑफ ईच पीस ऑफ वर्क। यस, अगर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑडिट सच ऑडिट वर्क एज वाउचिंग एंड पोस्टिंग इज कंटिन्यूड इज डिस्पेंस्ड विथ। डिस्पेंस्ड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो नो डाउट बैलेंस शीट ऑडिट में क्या है कि ऑडिट वर्क वाउचिंग के बेसिस पे भी होता है, पोस्टिंग के बेसिस पे भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। एन ऑयल वेल वुड बी एन इंस्टेंस ऑफ डैश असेट, वेस्टिंग असेट। नेक्स्ट, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन डू नॉट इंक्लूड डिवीजन ऑफ लेबर तो आता है, बल्क परचेज आता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आता है, बट क्या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन का काम है? नहीं, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन में ये चीज़ हम कंसिडर नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा डी। द टर्म सेवेट वेंडिटर मीन्स, देखो सेवेट एम्पटर जब था तब तो था लेट द बायर बिवेयर, और अगर सेवेट वेंडिटर है मतलब लेट द सेलर बिवेयर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हंटिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ विच इंडस्ट्री? हंटिंग बेसिकली किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? एक्सट्रैक्टिव। द बैलेंस शीट ऑडिट इन्वॉल्व्स verification of the values of assets and liabilities, examination of financial statement, review of operation, all of the above। बैलेंस शीट ऑडिट में हम ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है प्रॉपर वो वेरीफाई हुई कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन करते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी। इन द केस ऑफ लाइव स्टॉक द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज नो डाउट अप्रेजल मेथड। Next, important causes of concentration of economic power include intercompany investment, holding company method, emergence of corporate form of business organization। देखो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए ना तो आपको होल्डिंग कंपनी मेथड भी चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी, एंड एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, who of the following has defined business as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods? ये स्टेटमेंट है हेने का जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल दिया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और इस टॉपिक पे तो हमने बहुत डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से देखोगे ना तो एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वहाँ हमने बहुत अच्छे से बताया कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल किसके बराबर होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, या जिसको हम लोग कहते हैं लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना है 2100 है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1200 है, मिनिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है पर डे 80 और लीड टाइम कितना है 10। तो ये हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 3300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, फाइनली कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 2500 यूनिट्स। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है? प्लगिंग बैक ऑफ रिसोर्सेज आएगा, रेजिंग फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट भी आएगा, बट क्या कभी भी आप अपनी सेलिंग प्राइसेस को कम रखोगे? नहीं, आपका मोटिव होता है हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखना। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इशू ऑफ फ्रेश डिबेंचर्स डैश इन फ्लो ऑफ फंड्स। अगर आप फ्रेश डिबेंचर इशू कर रहे हो तो क्या इससे कोई फंड्स आएगा? नहीं। अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो सिंपली आपकी एक लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट बढ़ेगा। तो क्या ऐसे फ्लो ऑफ फंड होगा? नो। अ बिजनेस वुड नॉट रिफर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉपकीपर, वेंडर। आर्किटेक्ट नहीं है, मतलब जो आर्किटेक्ट का काम है वो बेसिकली प्रोफेशन माना जाता है, बिजनेस नहीं माना जाता। गिवन है कि मिनिमम स्टॉक दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, क्या हम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं? हाँ, एवरेज स्टॉक लेवल चाहे तो ये होता है कि मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक नहीं दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ EOQ, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। मेरे पास मिनिमम स्टॉक दिया हुआ है और EOQ दिया हुआ है 4800, उसका आधा करेंगे तो आएगा 2400 एंड इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 6400 यूनिट्स। नेक्स्ट, अ डैश इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीज फायर। लीज फायर मतलब जहां हम कंज्यूमर को सबसे पहले मानते हैं, राजा मानते बेसिकली मार्केट का, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही पॉसिबल है। व्हाट वुड इंक्रीज बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी? ड्राइंग्स, परचेज ऑफ एन असेट्स ऑन क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग, नन ऑफ द अबव। अच्छा, अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग से क्या होता है, हमारा परचेजेस घटता है
और इक्विटी भी घटती है ना, मतलब असेट भी घटेगा और ओनर्स इक्विटी भी घटेगी। इंक्रीज के लिए पूछ रहा है, कह रहा है अगर आपने असेट खरीदा है क्रेडिट पे तो इससे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, इक्विटी थोड़ी बढ़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग है तो हमारा कैश भी बढ़ेगा और रिटेन्ड अर्निंग दैट इज इक्विटी भी बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। द मैनेजमेंट फंक्शन दैट केयरफुली मॉनिटर्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, ये बेसिकली किनका काम होता है, कंट्रोलिंग का। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि प्रॉपरली गोल अचीव हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट अ प्रोफेशन, लॉयर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, बट म्यूजिशियन ये कोई प्रोफेशन नहीं है। द कॉस्ट फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय IAS2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट आर फीफो और वेटेड एवरेज। ये हमने बताया भी है कि लीफो यहाँ पे कहीं पे भी अगर देखोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लीफो को रिकमेंड नहीं किया गया है, रिकमेंड किया गया ओनली फीफो और वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, द कमीशन पेबल ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, पहले बताया कि अगर डिबेंचर्स होता तो उस पर 2.5% है और शेयर पे 5% है मैक्सिमम। द करेंट रेशियो इज गुड इंडिकेटर ऑफ द डैश ऑफ द कंसर्न। करेंट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी, इमीडिएट कैश पोजीशन, लिक्विडिटी के लिए करंट रेशियो ही हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इज एन आउटकम ऑफ, लीडरशिप का भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। अगर आपको सक्सेसफुल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये तीनों ही आपको कंसिडर करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट अ वोकेशन, देख लेते हैं। पेंटर तो है, आर्टिस्ट है, नर्स, क्लर्क। अगर क्लर्क की बात करें तो ये वोकेशन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज द नीफो एंड द लेटेस्ट परचेज प्राइस मेथड यूज। अब देखो अगर नीफो की बात करें तो नीफो है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मतलब जब नेक्स्ट इन हो रहा है तो पहले कौन सा आउट हो रहा है, पहला वाला। कॉस्ट ऑल ऑफ विच हैव नॉट बीन इनकर्ड, फॉर्मूला नॉट रिकमेंडेड बाय IAS2, कॉस्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट। यस, अगर नीफो मेथड की बात करें तो नीफो मेथड हम लोग कभी भी कहीं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में नहीं पढ़े, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Economies in marketing do not include reducing selling prices, bulk purchases of material, elimination of cross threats, better organized advertising campaign। अगर इकोनॉमीज़ इन मार्केटिंग की बात करें तो इसमें मार्केटिंग की बात हो रही है ना, हम कभी भी इस पर फोकस नहीं करते कि कैसे हम अपने थ्रेट्स को कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द करेंट रेशियो विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मशीनरी परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ओल्ड व्हीकल सोल्ड फॉर कैश। देखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर होगा तो नो डाउट कैश आएगा। अगर आपने मशीनरी कैश पे खरीदी तो कैश घटेगा, तो ये इससे क्या अफेक्ट होगा, करंट एसेट। ओल्ड व्हीकल सोल्ड फॉर कैश, अगेन कैश आएगा, तो ये भी करंट एसेट को अफेक्ट करेगा। बट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो क्रेडिट पे तो आपका जो स्टॉक है वो अफेक्ट होगा और क्रेडिटर अफेक्ट होगा, तो दोनों ही ना अफेक्ट हो रहा है, करंट एसेट भी अफेक्ट हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी अफेक्ट हो रहा है, तो क्या ओवरऑल अफेक्ट होगा करंट रेशियो, नहीं, क्योंकि वो नलीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। आप कभी भी अगर नई कंपनी हो तो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आपको के पास 2 लिस्ट दी हुई है, आपको मैच करना है। अब देखो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, ट्रेड की बात करें तो पोजीशन यूटिलिटी है ना, क्योंकि वो सामान पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये प्लेस यूटिलिटी जनरेट करेगा, और वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी की, किस टाइम पे आपको गुड्स चाहिए। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ओवर एक्चुअल डिप्रिसिएशन मे बी रिगार्डेड एज, अगर आपने ज़्यादा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, मतलब 10,000 करना था और आपने किया 12,000, तो जो बैलेंस है ना वो प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। द forerunner of modern work improvement practices was automation, maintenance, mass manufacturing process, scientific management। नो डाउट अगर आप अपनी प्रैक्टिस में मॉडर्न वर्क को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो हम किसको कंसिडर करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ फंड्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स, बिल्डिंग सोल्ड पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट टर्म्स। देखो हम कह रहे हैं फ्लो ऑफ फंड्स,
तो फ्लो ऑफ फंड्स के केस में अगर हम बोनस शेयर इशू करें तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है, तो इसमें तो किसी भी तरह का फंड का फ्लो होगा ही नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ में भी नहीं होगा, और जनरल रिजर्व अगर आप ट्रांसफर करो एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट में ट्रांसफर करो तो भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। बट अगर आप बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हो पार्टली कैश पे पार्टली क्रेडिट पे मतलब उधार पे, तो यहाँ फ्लो ऑफ फंड होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स वुड बी ट्रांसफर टू, अगर अपने ही डिबेंचर्स पे आपको कैंसिलेशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो नो डाउट हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और इससे रिलेटेड ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो प्लीज़ तुम लोग अच्छे से लर्न कर लेना कि कब हमारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, कब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, बिजनेस एक्टिविटीज़ आर नॉट नेसेसरली कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, तो होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बट इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। डेप्रिसिएशन किसके लिए प्रोवाइड होता है, नो डाउट फिक्स्ड असेट्स के लिए। एंड जनरली ये कौन से फिक्स्ड असेट्स होते हैं बेटा, टैंजिबल, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें इनटैंजिबल असेट, तो इनटैंजिबल असेट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इन पे ना हम सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइजेशन करते हैं, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और नॉर्मली देखो लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है, कॉमन सेंस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मली एक्सक्लूडिंग लैंड। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एसेंशियली मीन्स, प्रोडक्शन का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का फैब्रिकेशन, टैंजिबल गुड्स, ऑल फंक्शंस, नो, सप्लाइंग अ नीड। प्रोडक्शन मतलब क्या है, आपने गुड्स बनाया और उसको सप्लाई किया। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब द सेल ऑफ ग्रास इज, अगर स्पोर्ट क्लब की बात करें, आपने ग्रास सेल किया तो ये रेवेन्यू रिसीट है जिसको आप ट्रेडिंग पीएल में दिखाओगे, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6 टू द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई टू, अगेन यहाँ कंपनीज एक्ट 1956 पूछा है और हमने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 1956 वर्सेस कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी चेंजेस है वो बताए हुए हैं। अब अगर हम लोग इसको 2013 कर दें तो वहाँ शेड्यूल 6 नहीं फॉलो होता है, शेड्यूल 3 फॉलो होता है, और शेड्यूल 3 बेसिकली है प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। ये सारी कंपनीज को फॉलो करना होता है, सारी पब्लिक कंपनीज को फॉलो करना होता है। ऑल कंपनीज bearing those whose final accounts are governed by special enactment, yes, हर एक वो कंपनी जिनको फाइनल अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है उनको एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अपना फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अमंग द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्टिव है तो माइनिंग होगा। नेक्स्ट, द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू डेप्रीसिएशन फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज, अगर हम कह रहे हैं डेप्रीसिएशन फंड में आप हर एक साल इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट बाद में, जैसे अगर मान लो फिक्स्ड एसेट 5 साल का है, आपने 5 साल तक लेट से 50 लाख का आपका एसेट है, डिवाइडेड बाय 5, हर साल आप 10 लाख डेप्रीसिएशन फंड में हर एनुअल इंस्टॉलमेंट मान करके ट्रांसफ़र करो, तो ये बेसिकली क्या माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। ये मैंडेटरी होता है, आपको ट्रांसफ़र करना ही है। नेक्स्ट, अ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट वुड बी डिटरमाइंड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स नेम्ड बिलो एक्सेप्ट वन, पिक द इररेलेवेंट फंक्शन आउट, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल, ये तीनों चीज़ें तो आएंगी डेवलपमेंट में, बट परचेज नहीं आएगी। परचेज बेसिकली कब होता है, आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द प्रोसीजर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इज कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर सर्टिफिकेट। नो डाउट आप अपने फॉर फीचर का क्या प्रोसेस रखोगे, मतलब अगर किसी ने शेयर का पेमेंट नहीं किया है टाइमली, तो कॉल का पेमेंट नहीं किया तो आप उनसे शेयर्स कैसे छीनोगे, कैसे री इशू करोगे, इसके बारे में ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है। नेक्स्ट, वंस डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, अगर एक बार वो रिडीम्ड हो गया तो आप उसको री इशू कर सकते हो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, स्टील, हंटिंग, कैनल्स और फिश कल्चर, जेनेटिक है बेसिकली फिश कल्चर। नेक्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन to avoid losses owing to physical wear and tear of assets under legal compulsion, yes, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे तो ड्यू टू लीगल कंपल्शन, जैसा इनकम टैक्स में लिखा है, उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। द गवर्नमेंट एजेंसी स्पेशलाइजिंग इन लोन टू इम्पोर्टर्स, जो लोन देती है ना वो बेसिकली एग्जिम बैंक देती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। नेक्स्ट, इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन, नो, फेडरेशन, नो, पार्शियल कंसोलिडेशन। अब इस पे भी ना हमने बहुत डिटेल में लेक्चर्स ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग देख सकते हो। द शेयर होल्डर्स मिनट बुक हैज़ टू बी स्टडीड फॉर अप्रूवल ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैंक्शन ऑफ पॉलिटिकल
डोनेशंस, ये यहाँ नहीं होगा, ये डोनेशंस यहाँ होगा, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नो। अगर हम लोग शेयर होल्डर्स जो मिनट बुक देखते हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आपने मीटिंग में डिस्कस किए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड, ब्रिजेस करता है, डैम्स होगा, बिल्डिंग होगा, बट क्वायरिंग इसका पार्ट नहीं होगा। द मशीन आवर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, एफिशिएंसी आवर्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन आवर्स भी कहते हैं, सर्विस आवर्स भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, international trade must exist because of a variety of political factors, economic considerations, differences in available material resources, all of the above। देखो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या है कि जब आप परचेज सेल कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स ही मैटर करते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी। द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश कंसर्न, नो डाउट अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें एज वेल एज रिसीट पेमेंट की बात करें तो ये नॉन ट्रेडिंग और हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फॉर अ कंपनी इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग एक्टिविटी कॉस्ट ऑडिट प्रोहिबिटेड है, ऑप्शनल है, पीरियोडिकल है, नो। अगर हम लोग कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो ये कंपलसरी है उनके लिए जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी में है। नेक्स्ट, under the double declining balance method of providing depreciation, the rate can be calculated by doubling the double declining balance में क्या है कि दो बार वो डिक्लाइन कर रहा है ना, एक बार ना डिक्लाइन करके दो बार डिक्लाइन कर रहा है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो रेट रहता है ना उसी को डबल कर देते हैं तो हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग रेट आ जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a company deciding to produce goods likely to bring in the greatest advantage is following the principle of which advantage, एब्सोल्यूट, इकोनॉमिक, कंपिटिटिव और कंपैरेटिव। नो डाउट कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो गुड्स बनाएंगे एंड बेसिकली ना वो किस तरह का एडवांटेज लेते हैं बाकी अपने कॉम्पिटिटिव से कंपेयर करने का, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, पेमेंट टू डायरेक्टर्स, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब जो आप परचेज सेल कर रहे हो उसमें हेल्प कौन नहीं करता है, इंश्योरेंस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर हाउसिंग करता है, बट इंटरटेनमेंट सर्विसेज नहीं करता, तो करेक्ट आंसर होगा सी। द डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सूटेबल इन केस ऑफ कॉस्टली मशीन्स, एन्युटी, रिवैल्यूएशन, डिप्लीशन, सर्विस आवर्स। देखो किस मेथड में बेसिकली कह रहा है कि कॉस्टली मशीन्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, सर्विस आवर्स कि जितना घंटा वो चली है उसके बेसिस पे हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। द फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन ऑफन बी ट्रेस्ड टू कंज्यूमर रिजेक्शन, मिसमैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स और मार्केटिंग वीकनेसेस। आपका नया प्रोडक्ट क्यों फेल हुआ ये मार्केटिंग वीकनेसेस की वजह से ही आपको पता चलता है। अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करोगे ना तो नो डाउट वो प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट, हु ओरिजिनेटेड द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इन ह्यूमन मोटिवेशन, ये हमने बहुत बार बताया, मैकग्रॉगर। इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट इन ड्राइंग है तो नो डाउट ये कहाँ से डिडक्ट होगा, कैपिटल से ही डिडक्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बॉर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये क्या इंक्लूड करती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ड्रग स्मगलिंग, कल्टिवेशन ऑफ पॉपी, गैम्बलिंग, नो। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करेक्ट आंसर होगा, मतलब आपकी ये ड्यूटी है कि आप रीजनेबल रेट पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करो सो दैट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग मेंटेन कर पाएँ। द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन सूटेबल फॉर वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट के लिए सबसे अच्छा मेथड है डिप्लीशन यूनिट। नेक्स्ट, माइंस एंड क्वेरीज, ये बेसिकली किसके एग्जाम्पल्स हैं, वेस्टिंग असेट्स के, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है, हमने बताया कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पार्ट है, बट जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, बिल ऑफ लैडिंग है, रेलवे रिसीट है, वेयर हाउस कीपर रिसीट नहीं होता, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, मतलब इसके बेसिस पे कभी भी बायर ये नहीं कह सकता कि गुड्स हमसे बिलोंग कर रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये किसके बेसिस पे देखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पे, करेक्ट आंसर होगा ए। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फेवरेबल है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो अनफेवरेबल। नेक्स्ट, शिप बिल्डिंग डिनोट्स विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग बेसिकली असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ट्रेनिंग ऑफ न्यू वर्कर्स ऑन अ स्पेसिफिक मशीन नियर द मेन प्लांट इज कॉल्ड
जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये हमने बताया भी हुआ है ना। और इस टॉपिक पे ना हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड कर देंगे, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये टॉपिक बहुत जल्दी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स इज सब्जेक्ट टू लीगल कंट्रोल? प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट प्राइस, क्योंकि अगर आप इस पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं लगाओगे तो उस केस में क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस सप्लायर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री एज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रबर टायर्स कंबाइंस बोथ प्रोसेसिंग एंड असेंबली फंक्शंस, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, इंटीग्रेटेड। नो डाउट इंटीग्रेटेड, क्योंकि आप हम लोग प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग फंक्शंस दोनों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, tools of analysis and interpretation of financial statements are trend ratios, common size percentages, comparative balance। अगर देखा जाए तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम सब में करते हैं, चाहे वो कॉमन साइज परसेंटेज हो, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच रिप्रेजेंट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें बेसिकली होता है कि आज आप खर्चा करो पर उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलता है, लाइक परचेजिंग ऑफ एन असेट। वेजेस पेड, नो, ये रेवेन्यू रिसीट है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरीज पेड, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, अब देखो अगर आपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किया तो नो डाउट उसका बेनिफिट आपको 3-4 साल तक मिलता है, बट इसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आपको पीएल में दिखाना होता है और कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में दिखाना होता है। बट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट्स, आप एक इंटैंजिबल एसेट खरीद रहे हो, और जब भी आप इंटैंजिबल एसेट या टैंजिबल एसेट परचेज करते हो, दैट इज फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलता है। इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और इसीलिए किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। हमने ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट पे बहुत डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से ज़रूर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ राइट्स एंड पावर्स नेसेसरी टू डू अ जॉब डिनोट्स अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। कह रहा है कि राइट्स और पावर्स दोनों का जो मर्जर होता है उसको हम कहते हैं अथॉरिटी। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक किस तरह की इंडस्ट्री है? नो डाउट सिंथेटिकल। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ रेशियो अकाउंटिंग, तो होगा एग्जिस्टिंग रेशियो को एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करना भी होगा, सो दैट जो भी वेरिएंसेस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, उनको हम करेक्ट कर सकें। डिटरमाइनिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, क्या विंडो ड्रेसिंग रेशियो एनालिसिस का पार्ट है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट टाइम टू रेज कैपिटल इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ बूम। नो डाउट अगर आपको कैपिटल रेज करना है तो जिस टाइम आपका बिजनेस बूम कर रहा है उस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज करोगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी, बूम। अगेन देखो, ये ओवरऑल 100 MCQs थे रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स, एंड हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये सारे MCQs हर एक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सबकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये जो सीरीज़ है, इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसमें कॉमर्स बेस्ड MCQs डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।